लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होता है, 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन घर की माड़ी हालत होने के कारण वो अपनी पढ़ाई 10वीं में ही छोड़ देता है। उसके बाद वो अपने प्रदेश को छोड़कर एक अनजान प्रदेश में नौकरी करने के लिए चला जाता है और वहाँ रहकर नौकरी करने लगता है। लगभग 1 साल का समय उसे नौकरी करते हुए हो जाता है और एक दिन अचानक उसकी कोई बेरहमी से ही हत्या कर देता है। दोस्तों, पुलिस वहाँ पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जब जांच पड़ताल करती है तो जो खुलासा होता है बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, जो लोग भी इस पूरे खुलासे को सुन रहे होते हैं उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है अररिया। ये अररिया की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर सागर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 25 साल और साल 2016 का ये वाक़या होता है जब सागर अपने घर परिवार अपने प्रदेश को छोड़कर लुधियाना प्रदेश में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर नौकरी करने लगता है। वो अच्छे से नौकरी करता है, उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने घर परिवार को भी भेज देता है। कुछ ही दिन के बाद अपने छोटे भाई जिसका नाम सरवन होता है, जिसकी उम्र 22 साल, उसको भी लुधियाना बुला लेता है और उसकी भी नौकरी वहीं पर लगवा देता है। दोस्तों, अच्छे से दोनों भाई एक ही कमरे में रहते हैं, खाना पीना बनाते हैं, नौकरी करते हैं और अपने घर वालों के लिए अच्छे से पैसा भेजा करते हैं। 9 अप्रैल 2017 को अचानक ही शाम को जब उसका छोटा भाई नीचे खाना बना रहा होता है, उसका बड़ा भाई ऊपर चला जाता है और जो सामने एक दूसरी बिल्डिंग में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संजय, जो उनके गांव का ही रहने वाला होता है, वो छोटे भाई सरवन को आवाज़ लगाता है और कहने लगता है कि सरवन, तेरे भाई की तो ऊपर हत्या हो चुकी है। यह है तो छत के ऊपर देखता है कि उसके भाई की गर्दन से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है। आनन फानन में ही वो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर लोगों से पूछताछ करने लगती है। यहाँ में बिल्डिंग होती है, उसमें लगभग 30 कमरे होते हैं और 30 कमरों में ज़्यादातर जो मजदूर रहते हैं वो सब के सब बिहारी होते हैं। इस सागर के अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, इसके गाँव के रहने वाले होते हैं। तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है तो सभी लोग यही कहते हैं कि साहब, हमें नहीं पता कि इसके साथ में हुआ क्या है। वहीं पर जो इनके मकान मालिक होता है एक किराने की दुकान खोल कर रखता है। उस किराने की दुकान में एक CCTV कैमरा लगा होता है। उस CCTV कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जाता है तो उसमें एक व्यक्ति शाम के वक्त एक साइकिल पर आता है और साइकिल पर आने के बाद थोड़ी देर बाद ही वो बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ से भागता है और भागते भागते उसकी साइकिल भी छूट जाती है। वहीं पर चाबी भी गिर जाती है। पुलिस को वो साइकिल भी मिल जाती है और चाबी भी मिल जाती है। अब तलाश होती है कि वो भागने वाला व्यक्ति कौन है। फिर उस व्यक्ति के फ़ोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं और जो भाई सरवन होता है उससे दिखाया जाता है तो सरवन एकदम से ही पहचान जाता है कि ये तो हमारे गाँव का ही रहने वाला अशोक मंडल है। अब पुलिस एकदम से ही हरकत में आती है और थोड़ी दूर पर ही रहने वाले अशोक मंडल के पास पहुंच जाती है। अशोक मंडल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वो बताता है। आसपास के लोगों से भी उससे पहले पूछताछ की जाती है तो आसपास के लोग यही बताते हैं कि अशोक मंडल और सागर की काफ़ी दिन पहले लड़ाई हुई थी। शायद लड़ाई की वजह से ही इन्होंने ऐसे क्राइम को अंजाम दिया है। अब अशोक मंडल से पूछताछ की जाती है तो अशोक मंडल यही कहता है कि साहब, मैं तो यहाँ पर 9 अप्रैल को था ही नहीं, मैं तो यहाँ से बाहर था, कामकाज के लिए बाहर गया था। लेकिन जब CCTV कैमरे की फुटेज उसके सामने रखी जाती है और उसको बताया जाता है कि ये साइकिल किसकी है, इस साइकिल को कौन लेकर जा रहा है, तो वो सारा मामला समझ जाता है और एकदम से अपना जुर्म कबूल कर लेता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, साल 2016 से पहले ही मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और मैं इतने अच्छे से काम करने लगता हूँ, मैं एक ठेकेदार बन जाता हूँ और ठेकेदार बनने के बाद जो मेरे गांव का सागर होता है उसे भी अपने पास ले आता हूं और एक ही कमरे में हम रहकर जॉब करने लगते हैं। ये भी मेरे साथ जॉब किया करता है। और उसके बाद जो इसका छोटा भाई होता है सरवन, उसको भी बुला लिया जाता है, वो भी हमारे साथ ही रहता है। हम तीनों मिलकर एक ही कमरे में रहते हैं और खाना बनाकर वहीं पर अच्छे से रहते हैं। एक दिन खाने को लेकर हमारे बीच में झगड़ा भी हो जाता है। उसके बाद मैं अपनी पत्नी जिसका नाम राधा होता है, उम्र 27 साल, उसको गाँव से बुला लेता हूँ।
और गांव से बुलाने के बाद अपने कमरे में हम सब मिलकर रहने लगते हैं। और रहते हुए मेरी पत्नी खाना बना देती है और खाना बनाने के बाद हम अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन जो सागर होता है वो मेरी पत्नी के साथ हंसी मजाक किया करता है और हंसी मजाक की वजह से ही वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं। ना तो मेरे को पता होता है और ना ही इसके भाई सरवन को पता होता है। एक दिन का वाक़या होता है, जब मैं अपनी ड्यूटी से घर आता हूं तो घर आकर देखता हूं जो सागर है और मेरी पत्नी राधा है वो अवैध संबंधों में एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। उसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं इन दोनों को अपने पास बिठाता हूं, पास बिठाकर इन्हें समझाता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंधों में हो। ये दोनों हाथ जोड़कर मेरे से माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगकर मेरे से कहने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, आगे हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे को भी लगता है कि शायद अब ये समझ चुके हैं, लेकिन ये मानने वाले होते ही नहीं। जैसे ही फिर मैं अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूँ, कुछ समय के बाद एक दिन फिर मैं अपने घर पर आकर देखता हूँ तो जो सागर होता है वो मेरी पत्नी के साथ फिर उसी अवस्था में मिलता है। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है और मैं एकदम से गुस्से में आकर लाल पीला हो जाता हूँ। मैं इन दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता हूँ और जो सागर होता है वो यहाँ से फिर फरार हो जाता है। इसका भाई जो सरवन होता है, ये दोनों हमारे कमरे को छोड़कर एक दूसरे कमरे में जाकर रहने लगते हैं। अब मैं अपनी पत्नी को भी अपने यहाँ से अपने गांव भेज देता हूँ और गांव जाने के बाद वो गांव में रहने लगती है। लेकिन गांव के ही लोग कुछ दिन के बाद मुझे बताते हैं कि तेरी पत्नी तो घंटों घंटों उसी सागर के साथ में बातचीत करती है। ये सब मामला जब मेरे सामने आता है तो मैं सागर को समझाने की कोशिश करता हूँ, कई बार उसे फ़ोन पर समझाता हूँ, उसके घर जाकर भी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मानता ही नहीं। 9 अप्रैल 2017 का वाक़या होता है, जब मैं सागर से बातचीत करता हूँ और इससे पूछता हूँ कि तू है कहाँ पर। मैं इसके घर पहुँच जाता हूँ, ये अपने घर की छत पर होता है। इसकी छत पर जाकर देखता हूँ तो उस समय ये मेरी पत्नी के साथ ही बातचीत कर रहा होता है और इतने अभद्र तरीके से बातचीत कर रहा था कि जिसे सुनकर मेरे कान फट जाते हैं। मैं इसको फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई तू मेरा चचेरा भाई है, ये सारा काम छोड़ दे, लेकिन ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मुझे गुस्सा आता है, मैं वहां से फिर वापस आता हूं, मार्केट में आकर एक तेज़धार हथियार अपने साथ लेता हूं और मैं वापस उसके कमरे की छत पर पहुंच जाता हूं। वहां जाकर फिर दोबारा मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे भी वो बुरा भला बोलता है। बुरा भला सुनने के बाद मैं इतना क्रोध में आ जाता हूँ, वहीं पर पड़े हुए चाकू से उसका गला रेत देता हूँ। चुपचाप अपने घर पर आ जाता हूँ। पुलिस भी जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एकदम से दंग रह जाती है कि इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने के बजाय एक अवैध संबंध होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक अवैध संबंधों के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है, अशोक मंडल को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे जेल के लिए भेज देती है। लेकिन यहाँ पर पीछे एक बहुत बड़े सवाल छूट जाते हैं कि अशोक मंडल की एक छोटी सी बच्ची भी होती है, उसकी देख रेख करने वाला अब कौन होगा, उसकी सार संभार करने वाला कौन होगा। यहाँ पर जो उसकी पत्नी ने काम किया वो बहुत ही निंदनीय था, बहुत गलत काम किया और जो अशोक मंडल ने भी कदम उठाए वो भी कदम गलत थे, क्योंकि अशोक मंडल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी कंप्लेंट करा सकता था और इधर उधर अपनी पंचायत जोड़कर भी इस फैसले को सुलझाया जा सकता था। लेकिन अशोक मंडल ने भी गलत काम किया, जिसकी वजह से आज वो जेल में चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय